अंधेरे में दोनों कुछ देर तक आपस में लिपट कर एक दूसरे की देह की गर्माहट को महसूस करते रहे। तभी लाइट आ गई और पूरा कमरा फिर से रोशनी से भर गया। नैतिक की पकड़ अचानक ही नेहा पर ढीली पड़ गई। आई एम सॉरी, मैं बहक गया था, कहते हुए नैतिक नेहा से दूर हट गया। नेहा अनिमेष दृष्टि से नैतिक को निहार रही थी। क्षण भर के लिए आया नैतिक का आवेग अब थम चुका था। बारिश अब रुक रुक कर धीमे धीमे बरस रही थी। अचानक ही आगे बढ़कर नेहा ने कमरे की लाइट बंद कर दी और अपनी आंखें बंद कर नैतिक के अर्ध खुले बदन से फिर से लिपट गई। जो हो रहा था हो जाने दो नैतिक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नेहा बुदबुदाई। नहीं नेहा, ये गलत है। अंधेरा कर देने से गलत काम गलत सही नहीं हो जाता। नैतिक ने अपने आप को नेहा की पकड़ से छुड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन नेहा की पकड़ उस पर जैसे बढ़ती ही जा रही थी। नेहा पागलों की तरह नैतिक की नंगी खुली पीठ को अपनी कोमल हथेलियों से सहला रही थी। एक बार फिर से नेहा के हाथों की गर्मी का नर्म एहसास पाकर नैतिक के ठंडे बदन में आग लगना शुरू हो गई। न चाहते हुए भी उसने नेहा को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। नेहा ने अब थोड़ा सा पीछे की तरफ अपने कंधे और गले वाले भाग को झुका लिया। नैतिक के तरसते होठ अब नेहा की लंबी सुराहीदार गर्दन पर जाकर थम गई। नेहा ने रोमांचित होकर नैतिक के सिर के बालों को अपने दाएं हाथ से कसकर पकड़ लिया। नैतिक के होठ धीरे धीरे नेहा की गर्दन से फिसलते हुए नीचे की तरफ उसके वक्षस्थल की तरफ जा रहे थे। आई लव यू नैतिक, नेहा धीमे से लगातार बुदबुदाए जा रही थी। नैतिक अब पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। जहां अभी कुछ देर पहले एक संकोच के साथ वह नेहा के साथ खड़ा हुआ था, वही अब वह उसमें सामान लेने को उद्वेलित हो रहा था। अचानक से उसने नेहा के खुले बालों को अपने बाएं हाथ से कसकर पकड़ा और उसका चेहरा अपने चेहरे के नज़दीक लाकर अपने होठ उसके होठ पर रख दिए। अब नेहा की पकड़ नैतिक के बदन पर ढीली पड़ गई। वह नैतिक के प्यार की आग में पिघलने के लिए पूरी तरह से मोम की उड़िया बनकर खड़ी हुई थी। नैतिक अब उसके पूरे चेहरे को मदहोश होकर चूमे जा रहा था। तभी नेहा ने साड़ी का पल्लू अपने कंधे से गिरा दिया। नैतिक के हाथ अब नेहा के ब्लाउज़ की तरफ बढ़े और वो उसके ब्लाउज़ के बटन खोलने लगा, लेकिन फिर अचानक ही उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और नेहा को अपने से दूर कर दिया। नैतिक तेज़ी से चलती सांसों के साथ धीमे से नेहा ने नैतिक का नाम पुकारा। नैतिक ने नेहा की साड़ी का पल्लू उसके कंधे पर वापस डाला और कमरे की लाइट चालू कर दी। फिर वह बाथरूम की तरफ बढ़ गया और थोड़ी ही देर में पैंट पहनकर शर्ट के बटन बंद करते हुए बाहर निकलते हुए नैतिक ने ड्राइंग रूम में खड़ी नेहा पर एक नज़र डाली। नेहा अभी भी एक अधूरे एहसास के अनुभव के साथ मोम की गुड़िया की तरह अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। नैतिक नेहा के नज़दीक आया और बोला, आई एम सॉरी नेहा, बिना किसी हक के तुम्हारे शरीर पर मैं मेरा हक नहीं जता सकता, लेकिन हाँ ये सच है, मेरा दिल अभी भी तुम्हारे लिए ही धड़कता है। नैतिक की बात में नेहा ने अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढ लिया। उसने खिड़की के पास दीवार पर टंगी हुई उसके घर की चाबी उसके हाथ में चुपचाप रख दी और अगले ही पल नैतिक वहाँ से बाहर निकल गया। बादल गरजकर पूरी तरह से बरस चुके थे। दहलीज पर खड़े होकर नैतिक को नेहा अंधेरे में तब तक देखने का प्रयास करती रही जब तक वह पूरी तरह से उसकी आंखों से ओझल न हो गया। नेहा उस रात सो न सकी। नैतिक के ख्याल उसे रह रह कर आ रहे थे। राहुल का घर छोड़कर आए उसे 2 महीने होने को आए थे। नैतिक को रोज़ सुबह वह ऑफिस जाते हुए हसरत भरी नज़रों से देखती थी। नैतिक की नज़र उस पर पड़ भी जाती तो वह अगले ही पल उसकी नज़रें चुराकर वहाँ से निकल जाता था। शाम को नैतिक से अचानक हुई मुलाकात और एकांत के क्षणों में उसका समीप्य पाकर वह उद्वेलित हो गई। उसने सारी रात नैतिक के विचारों में ही गुजार दी। सुबह डोर बेल बजते ही उसने अलसाते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर खड़ी वंदना कीचड़ से सनी हुई अपनी चप्पल दहलीज के बाहर पैर से चटकते हुए साफ करने का यत्न कर रही थी। नेहा अपने खुले बालों को बांधते हुए दरवाजे के अंदर खड़ी थी। वंदना उसे देखकर मुस्कुरा दी और चप्पल बाहर ही निकालकर अंदर आ गई। अपने देश की बारिश चलकर आने जाने वालों के लिए मुसीबत है। सोसाइटी के बाहर इतना कीचड़ था कि रिक्शे वाले ने अंदर तक आने से मना कर दिया। वंदना अपने पैर धोने के लिए बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर नेहा कुछ नहीं बोली और मुस्कुरा दी।
वंदना जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, नेहा ने उससे पूछा, बहुत जल्दी आ गई आप मम्मी? मुझे तेरी चिंता हो रही थी। एक तो बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी और तू घर में अकेली थी। नेहा की बात सुनकर वंदना जवाब देते हुए किचन में चली गई। तूने अभी तक चाय नहीं पी? अभी सोकर उठी है क्या? वंदना ने चाय की पतीली गैस पर चढ़ाते हुए पूछा। रात को ठीक से नींद न आई और कुछ काम भी तो न था, तो जल्दी उठकर क्या करती? नेहा किचन के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। दीदी कैसी है? तभी उसने सीमा की खबर पूछते हुए वंदना की तरफ देखा। वह तो ठीक है, तुझे लेकर थोड़ी सी परेशान रहती है। वंदना ने चाय पत्ती उबलते हुए पानी में डालते हुए जवाब दिया। मुझे लेकर परेशान होने जैसी बात ही क्या है? नेहा साड़ी के पल्लों को अपनी उंगलियों के बीच लपेटते हुए कहा। अब चिंता तो होगी ही ना, बड़ी बहन है तेरी। रोहन से डाइवोर्स लेने के बाद फिर से ज़िंदगी को नए सिरे से जीने के लिए तैयार करना मुश्किल तो है ना बेटी? वंदना ने नेहा से कहा। जवाब में नेहा कुछ बोल नहीं पाई। तभी वंदना की नज़र बेसिन के पास पड़ी ट्रे और उस पर रखे चाय के खाली कप पर पड़ी। कल कोई आया था क्या? उसने नेहा से पूछा। हाँ, शाम को नैतिक आया था। नेहा ने सहजता से सच्चाई बयान कर दी। नैतिक तुझसे मिलने आया था? बड़े दिनों के बाद फुर्सत मिली उसे। वंदना ने कप बोर्ड से 2 कप निकाले और चाय छानते हुए कहा। मुझसे मिलने नहीं, अपने घर की चाबी लेने आया था। राधिका आंटी गांव गई है। नैतिक बारिश में पूरी तरह से भीग कर काँप रहा था। मैंने ही आग्रह कर उसे अंदर बुला लिया। नेहा ने जवाब दिया। अच्छा किया, बारिश में भीग कर उसे जल्दी ही सर्दी हो जाती है। राधिका ने मुझे बताया था कि वह उसके भाई के यहाँ गांव जाने वाली है, पर अचानक से चली जाएगी ये नहीं पता था। वंदना नेहा से बातें करते हुए बोली और दोनों ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। नेहा वंदना की किसी बात का जवाब दिए बिना चुपचाप चाय पी रही थी। वंदना उसके चेहरे पर आते जाते भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तू अब भी चाहती है उसे? तभी वंदना ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। अब जानकर क्या करेंगी मम्मी? मैं उसे चाहूँ या ना चाहूँ क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे हिस्से में जो था, जितना था, वह मुझे मिल चुका है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद जवाब देते हुए नेहा के चेहरे पर उदासी छा गई। नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटी। ज़िंदगी का एक रास्ता बंद होने पर दूसरे 1000 रास्ते खुल जाते हैं। वंदना ने नेहा को उदासी को दूर करने का प्रयत्न किया। मेरी ज़िंदगी के तो सारे रास्ते उसी दिन बंद हो गए थे जब रोहन के साथ फेरे लिए थे। नेहा की आवाज़ अब भी उदासी से भरी हुई थी। ज़िंदगी में सभी को सब कुछ अपना चाहा हुआ नहीं मिल पाता। समझौते का नाम ही तो ज़िंदगी है बेटी। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। नैतिक अगर तैयार हो तो। नहीं मम्मी, मुझे अब तक ने नैतिक से जो कुछ पाना था वो सब कुछ पा चुकी हूँ। अब मेरा उस पर कोई हक नहीं है। नेहा की आवाज़ में अजीब सा रहस्य था। यूँ पहेलियाँ ना बुझा, कहीं कल तुम दोनों के बीच कुछ। नेहा की बात सुनकर वंदना अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ। उसका प्रेम अभी भी उतना ही निर्मल और निस्वार्थ है जैसा पहले था। मैं ही रास्ता भटक गई थी। वंदना की अधूरी कही बात का मर्म समझते हुए नेहा ने जवाब दिया। वो अगर चाहता है तो उसे मना मत करना बेटी। तेरी सारी ज़िंदगी का सवाल है। वैसे भी तेरी शादी होने जाने के बाद से वह उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। वंदना ने नेहा के सिर पर हाथ रखा। तभी डोरबेल बजी। नेहा उठने लगी तो वंदना ने इशारे से उसे बैठे रहने को कहा और खुद जाकर दरवाज़ा खोल दिया। उसके सामने नैतिक खड़ा था। अरे नैतिक, तुम सुबह सुबह? आओ अंदर आओ। वंदना ने उसे अंदर आने के लिए कहा। नहीं आंटी, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस को लेट हो रहा हूँ। कल शायद मेरा वॉलेट यहीं रह गया था, वही लेने आया था। नैतिक ने जवाब दिया। खुद ही अंदर आकर ले लो। कहते हुए वंदना उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना अंदर आ गई। उसके पीछे अंदर ड्राइंग रूम में आकर उसकी नज़र नेहा से मिली और अगले ही पल वो सामने टेबल पर पड़ा अपना वॉलेट लेने के लिए झुका तो नेहा ने वॉलेट लेकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। नैतिक वॉलेट नेहा के हाथों से लेते हुए कुछ सेकंड के लिए ठिठक गया। कल रात के वाक़ये को याद कर वह नेहा से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। नैतिक से कुछ दूरी पर खड़ी वंदना नेहा और नैतिक की एक दूसरे के प्रति औपचारिक झिझक को महसूस कर पा रही थी। अगले ही पल नैतिक ने वॉलेट नेहा के हाथ से लेकर अपने पैंट के पीछे की पॉकेट में रख दिया और जाते हुए पीछे मुड़कर उसने एक बार फिर से नेहा को देखा। नेहा अभी भी अनिमेष नज़रों से उसे ही देखे जा रही थी। अब नेहा के चेहरे पर उसे
देखकर प्यारी सी मुस्कुराहट छा गई। नैतिक कल शाम की घटना को लेकर अब भी गिल्टी फील कर रहा था। नीचे नजरें किए हुए वह वापस जाने को हुआ, लेकिन तभी वंदना ने उसे टोका। नैतिक, चाय पीकर जाना। नहीं आंटी, ऑफिस को लेट हो रहा हूँ, नैतिक ने हड़बड़ाहट में जवाब दिया। राधिका वापस आ गई क्या? मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब है, मम्मी 3-4 दिन में वहीं रुकेगी, वंदना के पूछने पर नैतिक ने जवाब दिया। तो जब तक राधिका आ नहीं जाती डिनर यहीं आकर करना, वंदना ने आग्रह किया। आप क्यों तकलीफ़ करती हैं, मैं बाहर खा लूँगा, नैतिक ने वंदना के प्रस्ताव को नकारते हुए जवाब दिया। अच्छा, और बचपन में बिना कहे आकर रसोई में जाकर नाश्ते की डिब्बी चट कर जाता था, अब मुझे तकलीफ़ नहीं होती। वंदना ने उसे भावात्मक तरीके से मनाने का प्रयास किया। वो दिन कुछ और थे आंटी, अब बहुत कुछ बदल गया है, कहते हुए नैतिक की नज़रें नेहा पर जाकर ठहर गई। बदला होगा तेरे लिए, तेरी आंटी अब भी तेरे लिए वैसी है। रात को मैं तेरी पसंद की खीर बना रही हूँ, नारियल वाली, तू रात का खाना हमारे साथ ही खाएगा, वंदना ने पूरे अधिकार से कहा। नैतिक अब वंदना की बात टाल न पाया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर तुरंत ही घर से बाहर निकल गया। नैतिक के जाने के बाद वंदना वापस नेहा के पास आकर बैठ गई और उसे समझाने लगी। अभी जो कुछ तुम दोनों के बीच जो अनकही बातें आंखों के माध्यम से हुई, उसे देखकर तो यही लगता है कि नैतिक के मन में अभी भी तेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। ये तुम्हारी नज़रों का भ्रम है मम्मी, मैं ज़िंदगी की रफ्तार में आगे बीच मझधार में जाकर फंस चुकी हूँ और नैतिक किनारे पर ही खड़ा रह गया। अब वो मेरा बीता हुआ कल है, नेहा ने फिर से उदास होकर जवाब दिया। कल को पकड़कर तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन जो आज है उसे संभाल कर आने वाले कल को संवारा जा सकता है। और राधिका के आने तक यही डिनर लेगा, संभाल लेना अपने नैतिक को। वंदना अपनी बात कहकर वहाँ से खड़ी हो गई। नेहा के मन में अब उथल पुथल चल रही थी। कल रात का वाक़या अभी भी उसे झंझोर रहा था। रात को वंदना ने याद कर नैतिक की पसंद की चीज़ें खाने में बनाई। नेहा ने काफ़ी दिनों से खाली पड़े फ्लावर पॉट में रजनीगंधा के फूलों के बीच 2 लाल गुलाब की कलियां सजाकर डाइनिंग टेबल के बीच रख दी थी। आपको यह भाग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।